गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी में हम रिसोर्सेज ज्योग्राफी यानी कि संसाधन भूगोल के अंतर्गत कुछ चीज़ों का अध्ययन कर रहे थे। संसाधन भूगोल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। उस संसाधन भूगोल में हम विभिन्न प्रकार के संसाधनों का अध्ययन करेंगे। तो उसी के अंतर्गत हम संसाधनों को समझने के बाद जिम्मरमैन के पढ़ने के बाद हम वन संसाधनों के ऊपर आए हैं। तो आज के इस क्लास में हम बेसिक की क्लास में पढ़ेंगे वन संसाधन। वन संसाधन को हम पढ़ेंगे आज के इस क्लास में। तो वन संसाधन आप सभी को मालूम है क्या है क्या नहीं होते हैं। तो इनके बारे में पूरी तफ्तीश से जानकारी करने के लिए हम चलते हैं हमारे उसी तरफ जिस तरफ कोई नहीं चलता। पीडीएफ के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज की आपकी पीडीएफ के माध्यम से दी जाने वाली आपकी आखिरी क्लास है। इसके बाद आपको सारी क्लासें जो है वापस ऑनलाइन पहले की तरह मैं आपके सामने आकर के प्रोवाइड करवाऊँ। तो पीडीएफ की तरफ चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफ़ी और बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफ़ी के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में देखा था संसाधनों को। वन संसाधनों का अध्ययन हम करेंगे आज की कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया था कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को, जिनमें हमने संसाधनों के प्रकारों को देखा था। संसाधनों के प्रकारों का अध्ययन किया था पिछली कक्षा में हमने, और देखे थे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकारों का अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा में वन संसाधनों का अध्ययन करेंगे हम, जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है। वन संसाधन किसे कहते हैं, क्या इसके उपयोग है और क्या नहीं है, इनके बारे में आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। देखिए, जलवायविक दृष्टि से वनों को विश्व में दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से वन हैं? एक तो चौड़ी पत्ती वाले वन यानी कि उष्णकटिबंधीय वन, और एक कौन से वन है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन यानी कि नुकीली पत्ती वाले। अक्सर आपने देखा होगा जो पेड़ शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं, यानी कि जो पेड़ लंबे जाते हैं, लंबे पेड़ जो होते हैं उनकी पत्तियां नुकीली होती है और वो कुछ इस तरीके के होते हैं। जो शीतोष्ण प्रदेशों में, क्योंकि वहाँ बर्फ़बारी होती है, इस वजह से पेड़ों का आकार इस तरीके का होता है। ठीक है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ घनाच्छादित होते हैं। इस तरीके से सघन आच्छादित पेड़ होते हैं, वो इस तरीके से वो आच्छादित होते हैं। ठीक है, तो ये प्रकार हमको देखने हैं और इन बातों को हमको समझना है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम उष्णकटिबंधीय वनों को। उष्णकटिबंधीय वन कैसे होते हैं, क्या नहीं होते। हम वन संसाधनों के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। वन संसाधनों के बारे में आज की इस क्लास में हम अध्ययन कर रहे हैं, और वन संसाधनों के बारे में पढ़ने के लिए हमारे पास जो है दो प्रकार है। एक तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और एक शीतोष्ण कटिबंधीय नुकीली पत्ती वाले वन। ठीक है, इन दोनों के बारे में आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे। देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय जो वन है ये कर्क और मकर रेखा के मध्य पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बोलो? कर्क और मकर रेखा के मध्य के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है, मैंने आपको बताया ग्लोब के माध्यम से, मैंने आपको बताया कई बार, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। इन दोनों के बीच में सूर्य की स्थिति होती है हमेशा। तो इस कटिबंध को उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इनकी स्थिति होती है। ठीक है, यहीं पर पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जलवायु जो है वो कैसी पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु, यानी कि यहाँ पर हमेशा वर्षा होती है, उच्च तापमान हमेशा पाया जाता है। इस वजह से ये उष्ण कटिबंधीय वन उष्ण कटिबंध में यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्क और मकर रेखा के मध्य के भाग में वन ये स्थित होते हैं, और वर्षा की स्थिति के आधार पर इन्हें पुनः दो भागों में बांटा गया है। ये किसके आधार पर बांटा गया है? वर्षा की स्थिति के आधार पर, कि वर्षा यहाँ पर कितनी होती है, कितनी मात्रा में यहाँ पर वर्षा हो सकती है, होती है।
देखिए भूमध्य रेखा के जो समीप होते हैं, भूमध्य रेखा के समीप वाले वन 10 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य भूमध्य रेखीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? सदाबहार वन। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में, यानी कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिनको भूमध्य रेखीय सदाबहार वन के नाम जाते हैं। ये उच्च वर्षा वाला क्षेत्र होता है और उच्च तापमान की स्थिति में यहाँ पर उत्पन्न इन वनों की लकड़ी कैसी होती है? कठोर, और पत्ती कैसी होती है? इनकी चौड़ी। इन वनों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जीवों के विभिन्न प्रकार, वैरायटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है जीवों में, ठीक है। तो उसको जैव विविधता के नाम से जाना जाता है, यानी कि जैव विविधता यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। इतनी बातें हम याद रखेंगे। इन वनों में और विशेषताएं देखिए, इन वनों में परिवहन का अभाव पाया जाता है, यानी कि आना जाना बहुत कम होता है, क्योंकि सघन आच्छादित होती है ये। स्थानीय उपयोग में कमी, इन वनों का स्थानीय उपयोग भी नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ पर लोग बाग रहते ही नहीं है। कुछ जनजातियाँ जरूर रहती हैं। निम्न प्रौद्योगिकी वाले राष्ट्र तथा इस लकड़ी की प्रकृतिगत अन्य उपयोगिता से इसे अनार्थिक बनाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति सघन आच्छादित पाई जाती है, इतनी आच्छादित होती है कि ना तो वहाँ पर कोई मानव रहते हैं, ना ही कोई विशेष प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ इन वनों के कारण वहाँ पर हो पाती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं होने के कारण यह इस वनस्पति को कैसी बनाती है? अनार्थिक बनाती है, यानी कि आर्थिक नहीं है, मानव के उपयोगी नहीं है। इस प्रकार के वनों का विस्तार कहाँ पाया जाता है, ये भी देख लेते हैं। देखिए हम, इस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है अफ्रीका में। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है ऐसे वनों का विस्तार, और अमेरिका में पाया जाता है। देखिए इस प्रकार के वन दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, अमेजन बेसिन में। और अमेजन बेसिन में इनको सेलवास के नाम से जाना जाता है। सेलवास ऐसे नहीं, ऐसे आएगा ये सेलवास, ठीक है। सेलवास के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार के वन मध्य अफ्रीका में कांगो में पाए जाते हैं और पूर्वी द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। तो इन वनों में मुख्य रूप से रोजवुड, आबनूस, गट्टा पारचा, सिंकोना, इस प्रकार के वृक्ष अक्सर पाए जाते हैं। सेलवास वन भी इन्हीं को कहते हैं। और सवाना प्रकार की वनस्पति जो अफ्रीका में पाई जाती है, वो भी इसी प्रकार की वनस्पति है। अमेजन बेसिन में सेलवास कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं सेलवासों को, इन्हीं को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन्हीं सेलवास वन को, यानी कि अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले इन्हीं उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय वाले वन को क्या कहते हैं? इन्हीं को पृथ्वी का क्या कहते हैं? फेफड़ा कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। ध्यान रखना, इस प्रश्न को बहुत परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। व्हाट इज पृथ्वी का फेफड़ा? पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहते हैं? लंग्स ऑफ अर्थ, ठीक है। लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का फेफड़ा, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय वर्षा सदाबहार वन या वर्षा वन, किसी भी को कहते हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। उपनिवेश काल में क्या हुआ था? उपनिवेश काल में इन वनों को नष्ट करके यहाँ बागानी कृषि प्रारंभ की गई थी। उपनिवेश काल किसको कहते हैं? उपनिवेश काल वह काल जब क्या हुआ था? उपनिवेश काल यानी कि जब पूरी दुनिया पर अमेरिका नहीं, ब्रिटेन का शासन था। ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश बना रखे थे और साथ ही साथ ब्रिटेन के अलावा बहुत सारे देश थे, उन्होंने भी यहाँ पर अलग अलग देशों को अपने उपनिवेश में ले रखा था। यानी कि राज तो वो सभी पर करते थे जो जो उनके क्षेत्राधिकार में थे, लेकिन राज कहाँ से करते थे? अपने क्षेत्रों से ही करते थे वो, ठीक है। तो जहाँ पर राज करते थे उनको उनके उपनिवेश कहते हैं, ठीक है। भारत भी एक उपनिवेश रहा है, भारत भी इंग्लैंड का काफ़ी वर्षों तक। तो उपनिवेश काल में क्या है? इन वनों को नष्ट करके यहाँ बागानी कृषि शुरू की गई। बागानी कृषि किसको कहते हैं? जिसमें मुख्य उद्देश्य व्यापार होता है, फूलों की कृषि, फलों की कृषि
रबड़ की, कहवा की, गन्ने की, इनकी कृषि यहाँ पर शुरू की गई। इंडोनेशिया, मलेशिया में रबड़ की कृषि शुरू की गई। क्यूबा में गन्ने की कृषि इसी का परिणाम है। ठीक है, विश्व के इन देशों में विभिन्न प्रकार की कृषि की गई। इंडोनेशिया में और मलेशिया में किसकी? रबड़ की प्रमुख कृषि की गई। क्यूबा में किसकी की गई? गन्ने की कृषि की गई। ये सब इसी का परिणाम है। ठीक है, आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों को। ये दूसरा प्रकार है इसका। एक तो मैंने बताया आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, एक ही कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों से क्या तात्पर्य? देखिए, 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्धों में ही वन पाए जाते हैं। इस कारण इन्हें क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ प्रकार के वन पाए जाते हैं, वन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है सर्दियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं। 10 से 30 डिग्री, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है हमारी। ठीक है, इस पृथ्वी में ये कौन सा है? ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। तो इनके बीच में यहाँ ये 10 डिग्री रेखा और ये 10 डिग्री रेखा, इनके बीच में यहाँ तो कौन से वन पाए जाएंगे? यहाँ वन पाए जाएंगे। ये वाले जो वन हैं इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे भूमध्य रेखीय सदाबहार वन। ठीक है, जबकि 10 डिग्री के ऊपर उत्तरी अक्षांश में 30 डिग्री तक और दक्षिणी अक्षांश में भी 30 डिग्री तक जो वन पाए जाएंगे उनको क्या कहेंगे? ऐसे वनों को कहेंगे पतझड़ी वन। क्या कहेंगे इनको? पतझड़ी वन कहेंगे इनको। ठीक है, क्या नाम है इनका? पतझड़ वन। और ये क्या है? सदाबहार वन। तो समझ में आ गई होगी आपकी बात, पतझड़ और सदाबहार वन। यानी कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक सदाबहार वन है। 30 डिग्री, 10 से 30 डिग्री और 10 से 30 डिग्री दक्षिण और उत्तर दोनों में कौन से वन है? यहाँ पर वन है पतझड़ी वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन। देखिए, ये शीतकाल में अपने पत्ते गिरा देते हैं। यानी कि सर्दी का जो आखिरी मौसम होता है, सर्दी जैसे ही ख़त्म होने पर आती है तब ये पत्ते गिरा देते हैं अपने। और मुख्यतः ये वन जो है दक्षिणी और उत्तरी पूर्वी भारत, म्यांमार, हिंद, चीन, यानी कि भारत और चीन के मध्य वाला क्षेत्र, पूर्वी चीन के तटीय प्रदेशों में मिलते हैं। यानी कि मानसूनी क्षेत्रों में ये मुख्यतः मिलते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन, पत्ते गिरा देने वाले वन। ठीक है, ये इनका क्षेत्र हो गया। अब देखिए इन वनों में कौन कौन से मुख्य वन हैं। इन वनों में मुख्य वन में हैं शीशम है, सागवान है, साल है, आम, जामुन आदि भवन और फर्नीचर निर्माण में जो उपयोगी है वो वन इसमें आते हैं। और साथ ही साथ फलदार वृक्षों के कारण इन वनों में आर्थिक दृष्टि से बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन वनों के प्रदेशों में अत्यधिक जनसंख्या युक्त होने के कारण लकड़ी की मांग अधिक रखते हैं। जबकि सदाबहार वनों में क्या था? वहाँ पे कोई जनसंख्या नहीं रहती और वहाँ पे कोई आर्थिक क्रियाकलाप भी नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आर्थिक क्रियाकलाप भी होते हैं, लोग बाग भी रहते हैं, इसलिए इन वनों की जो है मांग बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा इन वनों की मांग रहती है। इन वनों की लकड़ी जो है बहुत उत्तम होती है, शीशम और सागवान की। इन वनों की उत्तम लकड़ी होने के कई प्रकार के इनके उपयोग है। और साथ ही साथ मध्यम गुणों से युक्त ये लकड़ी विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के तौर पर भी इनका उपयोग किया जाता है। ये सभी नॉर्मल बातें हैं। इन नॉर्मल बातों को आप एज टू एज याद रखना है, ऐसे कैसे ही। समान प्रकृति के वृक्ष ही एक साथ पाए जाने के कारण इनका दोहन अधिक होता है। ठीक है, उपनिवेश काल में ब्रिटेन फ्रांस को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से भी इनका दोहन किया गया था। औपनिवेशिक जो काल था उसमें ब्रिटेन और फ्रांस को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इनका दोहन अधिक ही किया गया था। जितना ज़्यादा मात्रा में इनका दोहन किया गया उतने ही ज़्यादा ये वन जो है उनको लाभान्वित हुए, उनको लाभ दिया गया इनसे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो
उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में हमने देखी है। ठीक है, वन संसाधनों में उष्णकटिबंधीय वन हमने आज की इस कक्षा में देख लिया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे शीतोष्णकटिबंधीय वन को, दूसरा प्रकार का वन है। तो शीतोष्णकटिबंधीय वन, इसको देखते हैं। अब देखिए शीतोष्णकटिबंधीय वन क्या है। शीतोष्णकटिबंधीय वन दोनों गोलार्धों में कहाँ से कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य। कहाँ पाए जाएंगे? देखिए 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये पाए जाएंगे। ये 50 डिग्री अक्षांश है, ये 50 डिग्री अक्षांश है, ये 80 डिग्री अक्षांश है और ये 80 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, इनके बीच में इन वनों की स्थिति पाई जाती है। इनके बीच में ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर इन वनों की स्थिति पाई जाती है। ध्यान देना, मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ ताकि आप भूलेंगे नहीं। ये 50 डिग्री और ये 80 डिग्री शीतोष्णकटिबंधीय वन। शीतोष्ण मैंने आपको बताया था, दोबारा से देखिए ये देखिए, ये ग्लोब आप जानते हो, इसके बारे में अच्छे से, मुझसे अच्छा जानते होंगे शायद आप ग्लोब के बारे में। इसके बाद ये भूमध्य रेखा नहीं है, ये मकर रेखा और ये कर्क रेखा है। ठीक है, और इसके बीच में ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, अब आप अच्छे से जानते हो कि इस कटिबंध को क्या कहते हैं? इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसके बाद 23.5 से 66.5 डिग्री वाला जो ये अक्षांश है, इस क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं इसको? शीतोष्ण कटिबंध, दोनों गोलार्धों में। ठीक है, कहाँ तक? 66.5 तक शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। इसी में ये पाए जाते हैं 50 से 70 के मध्य। ठीक है, 50 से 70 के मध्य ये पाए जाते हैं। जो लकड़ी की कठोरता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वो वर्षा के आधार पर हमने बताया था, और इसको लकड़ी की कठोरता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। सामान्य तापमान और उचित वर्षा के कारण सर्दियों के प्रारंभ में वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। किस कारण? तापमान के कारण। सामान्यतः तापमान और उचित वर्षा के कारण सर्दियों के प्रारंभ में, सर्दियां शुरू होने से पहले, वो सर्दियां ख़त्म होने तक अपनी पत्तियां गिराते हैं। सर्दियां शुरू होने से पहले अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कठोर लकड़ी के ये शीतोष्ण पर्णपाती वन, पर्णपाती शब्द आ रहा है यहाँ पर। इस पर्णपाती का शब्द का ध्यान रखना। पर्णपाती कहते हैं ऐसे वन जो अपने पत्ते गिरा देते हैं। पर्णपाती वन पश्चिमी यूरोप के सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन वनों में ओक, मेथिल, वर्च, चेस्टनट आदि के वृक्ष होते हैं। ये लकड़ियाँ आमतौर पर नरम लकड़ियाँ होती हैं। जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन की जो लकड़ियाँ होती है, ये आमतौर पे नरम लकड़ियाँ होती है, जबकि दूसरे जो वन होते हैं उनकी लकड़ियाँ कैसी होती है? उष्ण कटिबंधीय वनों की लकड़ियाँ कठोर होती है। ठीक है, ये मेजर अंतर है, इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए, स्थानीय जनसंख्या के उपयोग हेतु इन वनों का दोहन निरंतर किया जा रहा है। ये बात भी आपको इसमें लिख देनी है। ठीक है, स्थानीय जनसंख्या इसका उपयोग करती है, इस कारण इनका जो दोहन है वो निरंतर किया जा रहा है। इसके बाद विश्व के घास के मैदान है, उसको हम आज की कक्षा में नहीं पढ़ेंगे, कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।